नमस्कार साथियों। आज मैं ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी के इस संस्मरणात्मक यात्रा वृतांत पर बात करूंगी। देखिए, शीर्षक बड़ा रोचक है और अपनी सार्थकता सिद्ध करता है। ठेले पर बर्फ लादे एक व्यक्ति को धर्मवीर भारती जी देखते हैं और उस बर्फ में से बहुत सारी भाप उड़ रही है। उसे देखते ही अचानक बोले, यही तो बर्फ है जो हिमालय की शोभा है। इस निबंध की कल्पनाशीलता को आप देखें और उसके भीतर छिपे यथार्थ को। जैसे सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उसके शिखर पर कौसानी बसा है, कौसानी नाम का गांव। इस पर्वतमाला में जो घाटी छिपी है, कत्यूर घाटी, उसका सौंदर्य अद्भुत है। बादलों से निगाहें गढ़ाए लगातार अपने सैलानियों को, अपने दर्शनाभिलाषियों को खींचते हैं। सम्मोहक शक्ति है उनके अंदर। साथियों, वहाँ चांदनी का दृश्य भी अद्भुत है और उदाहरण स्वरूप हिमालय बड़ी ही आत्मीयता से अपने दर्शनाभिलाषियों को, अपने सैलानियों को, पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है अपनी सम्मोहक शक्ति से। और केवल खींचता नहीं है, केवल वो सुरम्य वातावरण या वो प्रकृति की सुंदर छटा, यही सब वहाँ नहीं पसरी, बल्कि वो एक अपनी विराटता को जाहिर करते हुए हिमालय बड़े भाई की तरह, एक साधक, एक तपस्वी की तरह दोनों बाहें पसार कर, अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में दोनों बाहें पसार कर बड़ी स्नेह भरी चुनौती भी देता है। तो ठेले पर हिमालय केवल निबंध नहीं है, ये संस्मरण भी है और स्मृतियां जो हैं आपको समृद्ध करती हैं, आपके संवेदन को समृद्ध करती हैं। और यात्रा वृतांत भी है और यात्राएं आपको दरअसल अनुभव देती हैं, अनुभवी बनाती हैं। और इस यात्रा से आपको कठिन रास्तों की चुनौती, टेढ़े मेढ़े रास्ते, रूखे नीरस रास्ते और इन कठिन रास्तों से गुजरकर जो मंजिल पाने की, जो गंतव्य तक पहुंचने का जो सुख होता है, वो भी आपको इस पूरे संस्मरणात्मक निबंध में मिलता है। खास तौर पर हिमालय का चुनौती देना, हिम्मत है, ऊंचा उठोगे। तो भारती जी, दरअसल धर्मवीर भारती जी लिखते हैं कि आज भी हिमालय की याद जब जब मन में उठती है तो टीस उठती है, पीड़ा सी उठती है और फिर से लगता है कि वो अपने सम्मोहन में, अपने जादू में कैद कर लेना चाहता है और बार बार बुलाता है। तो अपने मित्र के साथ पान की दुकान पर खड़े धर्मवीर भारती इस ठेले पर लदी हुई बर्फ की सिल्लियों को देखकर हंसते हैं और दोबारा याद आती है उन्हें हिमालय की और उस दर्द को भुलाने का बहाना। दरअसल वो अपने संवाद के साथ, अपने मित्र के संवाद के साथ उस बहाने को भी उभारते हैं और बर्फ की ऊंचाइयां, बर्फ का सफेदपन, उसकी पुनीतता, पवित्रता और ठेले पर बर्फ को देखकर जो मन बहला लेते हैं, उस सब का वृतांत यहाँ पर मिलता है। साथियों, आइए इसकी संवेदना पक्ष पर बात कर लेते हैं। ठेले पर हिमालय दरअसल धर्मवीर भारती जी का एक बहुत ही चर्चित यात्रा वृतांत रहा है, जो संस्मरणों में गूंथा गया है। स्मृतियां, घटनाएं, स्थितियां, व्यक्तित्व आपके यादों का सदा सदा के लिए हिस्सा बन जाते हैं। इसमें उन्होंने हिमालय के दर्शन का बहुत कलात्मक और विजुअल, दृश्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। इन्हें अपने मित्र शुक्ल जी के साथ हिमालय देखने की प्रेरणा मिली। ये अपनी पत्नी के साथ कौसानी तक पहुंच जाते हैं, नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा करते हैं, वहां के सौंदर्य पर सम्मोहित हो जाते हैं। दरअसल ये पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है और यहाँ कहते हैं कि देवताओं का निवास होगा, माने देवी देवताओं के लिए ही विशेष तौर पर ये घाटी और ये हिमालय श्रृंखला होगी। इतने मुग्ध हैं धर्मवीर भारती जी कौसानी के सौंदर्य पर कि वहाँ जाकर उन्हें ये महसूस होता है कि हर कष्ट से जैसे छुटकारा मिल गया है। यात्रा की थकन दूर हो गई है। रास्तों के, टेढ़े मेढ़े रास्तों की जो एक घबराहट थी, जो खींच थी, जो उदासी और निराशा घेरे जा रही थी अंदर तक, उनको भीतर तक, वहां पहुंचते ही वो ठगे से रह जाते हैं। उस सम्मोहन में, उस तिलिस्म में, जादू में खो जाते हैं। पहाड़ों का सौंदर्य होता भी ऐसा ही है। ठीक, तो धर्मवीर भारती जी अपने भीतर कौसानी के सौंदर्य को इस तरह समाहित कर लेते हैं जैसे दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन तरह के ताप नष्ट हो जाते हैं उस पर्वत श्रृंखला को देखकर, उस कत्यूर घाटी से गुजरकर।
हर एक कण में, जैसे उस पर्वतीय श्रृंखला में हर एक कण में जैसे बस चांदनी, सौंदर्य, शीतलता, पवित्रता, ठंडक, ताजगी, प्रकृति का सुरम्य वातावरण छुपा हुआ है, समाया हुआ है। खेतों में दूर दूर तक बिछी हरियाली कालीन आंखों को ताजगी देती है, राहत देती है। आसपास कलकल बहती छोटी नदियां और नदियों का बहाव, उनका प्रवाह और उनका कलकल स्वर मन को भाव विभोर कर देता है। और जैसे लगता है कि यात्रा का सारा कष्ट ही उस नदी में घुल कर बह गया हो, जहां बर्फ पिघल कर बह रही है। बड़ी दृश्यात्मक भाषा है, चित्रात्मक भाषा है धर्मवीर भारती जी की। उन्हें लगता है कि आसपास जो बहती नदियां हैं, हिमालय उनके साथ साथ तैर रहा है उन नदियों में। तो एक तरह का प्रवाह, भाषा में भी एक तरह की गति, और उस प्रवाह और गति के साथ चित्रात्मक भाषा, और बड़ी भावाकुल होकर भावात्मक रूप में, और थोड़ा बहुत वर्णन और विस्तार है क्योंकि निबंध एक विचार प्रधान रचना होती है। इन सब के साथ वो थोड़ा सा हास परिहास करते हुए, ताकि यात्रा सुरम्य हो, यात्रा सरस हो, साथ साथ वे अपने मित्रों सैलानियों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें सोमेश्वर की घाटी मिलती है और कत्यूर की घाटी। कत्यूर की घाटी में जगह जगह सुंदर सफेद पत्थरों की कतारें हैं। लाल रंग के गेरू पत्थर की शिला को काट काट कर रास्ते बनाए गए हैं, और उन रास्तों पर बेलों की लड़ियां जैसे ऐसे उलझी हुई हैं, बड़ी बड़ी लड़ियां और बेला और लताएं, जैसे उनका हृदय भी उन्हीं लड़ियों में, उन्हीं लताओं में फंस कर उलझ कर रह गया हो। इन लड़ियों की तरह प्रकृति का सारा सौंदर्य और पूरी उस घाटी की छटा जो है वो देखने लायक है, इतनी सुरम्य है, इतनी मोहक है। जैसे लगता है कि अपनी आत्मा में हमेशा के लिए हमें वो बसा लेना चाहती हैं, और हमारी आत्मा में सदा सदा के लिए, हमारी स्मृतियों में, हमारी सुधियों में कैद हो जाना चाहती हैं। जैसे जैसे लेखक और उनके सैलानी साथी आगे बढ़ते हैं, धर्मवीर भारती जी के साथ शुक्ल जी उनके मित्र हैं, और एक चित्रकार मित्र भी हैं, सेन। ये सभी एक साथ बढ़ते हैं और हिमालय की विराटता को देखने के लिए, अपने अंदर, अपने भीतर तक महसूस करने के लिए, अपने विचार को, भाव को, और वहाँ आसपास बिखरे पसरे परिवेश को जैसे भीतर तक समो लेना चाहते हैं। ऊंची ऊंची चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, वहां पहुंचकर अपनी विराटता का, अपनी ऊंचाई का भी भान होता है। अपने भीतर के आदर्श को, अपने भीतर की चुनौतियों को जगाने की कोशिश करते हैं धर्मवीर भारती और उनके साथी। क्योंकि विराटता से मिलना, दरअसल हिमालय इसलिए विराट है, इसलिए विराट नहीं है कि हिमालय गगनचुंबी है, आकाश को चूमता है। हिमालय इसलिए भी विराट नहीं है कि पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ऊंचा है। इसलिए भी विराट नहीं है कि वहां जाकर शीतलता, ताजगी और पवित्रता का एहसास होता है। हिमालय इसलिए विराट है साथियों कि वह अपनी विराटता में अपने सामने, अपने पास आए हुओं को इतनी आत्मीयता से बाहें पसार कर बुलाता है, अपने में समेट लेता है, और उनके छोटेपन का उन्हें एहसास नहीं दिलाता। वो विराट इसलिए है दरअसल। तो अपनी विराटता में वो अपने पास आए हुओं को भी चुनौती देता है, अडिग रहने का, अटल रहने का, तनकर ऊंचा खड़े होने का। और केवल तनकर ऊंचा खड़ा ना हो, बल्कि हौसला रखें, हिम्मत रखें, ऊंचाई को छुएं। तो वो वहां पहुंचकर, उस प्रकृति के सुरम्य वातावरण में पहुंचकर, हिमालय के उस विराट स्वरूप को देखकर, दरअसल अपने भीतर भी वैसा समान धर्म होने का एहसास होता है कि हमारे भीतर के भी जितने विराट तत्व हैं, हम इनको उजागर करें। लेखक धर्मवीर भारती जी को ऐसा लगता है जैसे हिमालय से उनका बहुत गहरा नाता हो, बहुत पुराना रिश्ता हो। हिमालय केवल आकार प्रकार में ही बड़ा नहीं है, अपने संवेग में, अपने भावाकुलता में, अपने संवेदना में भी जैसे लगता है कि उसकी विराटता, विशालता हृदय में बसती जा रही है, ऊंचे उठती जा रही है, और उसकी ऊंचाई का भान होता है। अब आप जब उसके करीब जाते हैं, हिमालय के समीप जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई हमारा आत्मीय जन, हमारा वरिष्ठ, हमसे बड़ा भाई जैसे हमें गले लगाने को आतुर हो, व्याकुल हो। तो छोटे भाई को गले लगाने की जो व्याकुलता होती है, कहीं ना कहीं हम सब में है। ऊंचा उठने की व्याकुलता, चुनौतियों को स्वीकार करने की व्याकुलता,
साहस, अपने भीतर हौसले को जिंदा रखने, साहस को जिंदा रखने और अडिग अटल बने रहने की। तो ये जो सीख हिमालय हमें देता है, दरअसल इस बहाने धर्मवीर भारती अपने इस यात्रा वृतांत और इस संस्मरणात्मक निबंध में ठेले पर हिमालय में वही सीख हमें दे रहे होते हैं। हौसला है, ऊंचा उठोगे। इसके बाद इनका पूरा जो सैलानी दल है, जो यात्रियों का समूह है, ये 12 मील का चक्कर लगाकर बैजनाथ पहुंचता है। वहाँ गोमती नदी का नज़ारा देखने को मिलता है। उसकी खूबसूरती, उसका प्रवाह, उसकी गति, उसकी कलकल ध्वनि संगीत जैसा वातावरण उत्पन्न करती है। और गोमती के प्रवाह में शिखरों की, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की परछाइयाँ कुछ इस तरह से खेल रही होती हैं, तैर रही होती हैं, साथ साथ बह रही होती हैं कि वो एक बड़ा कैनवास, बड़ा विजुअल बनता है, सिनेमा सा कोई चित्र चलता है जैसे, और वो बड़ा सम्मोहक है। जल में तैरते हों हिमशिखर, तो वो तो बर्फ के खंड पिघल कर बह ही रहे होते हैं नदी के उस स्वरूप में, लेकिन पर्वत श्रृंखलाओं की परछाइयाँ उसमें नहा रही होती हैं, तैर रही होती हैं, साथ साथ बह रही होती हैं। वो मन को बहुत सुखद लगता है। फिर न जाने कहाँ से धर्मवीर भारती, क्योंकि सर्जक हैं, विचारशील हैं, जो क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव होता है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव भी होता है, और इसीलिए आप सबको सेंसिटाइज करता है। तो अपने उस क्रिएटिवनेस के कारण, अपने उस सेंसिटिवनेस के कारण दरअसल उनके भीतर एक चुभन, एक टीस से भी सालती है, पीड़ा पैदा होती है कि जैसे हिमालय फिर से पुकार रहा है, हिमालय फिर से आवाज दे रहा है और ये संदेश दे रहा है कि आओ, पुनः बार बार लौट कर आओ और मेरी बाहों में समा जाओ। जैसे सूर की गोपियां कहती हैं, लला फिर आइयो खेलन होरी, या ऐसे ही हिमालय से आकर्षित होकर धर्मवीर भारती जी भी उसी टीस और उसी खलिश को महसूस करते हैं। या तुलसी जी ने जैसे कहा था, कबहू को हो ये यही रहन रहूंगो, मतलब कब तक इसी रहन सहन में रहूंगा, कब तक इसी तरह से रहूंगा, कब तक इस नीरस उदासी और निराशा के वातावरण में बना रहूंगा। यहाँ पर लेखक ने, धर्मवीर भारती जी ने, प्रकृति के सौंदर्य का अभूतपूर्व वर्णन किया है, बड़ा जीवंत वर्णन किया है, इसलिए भाषा भी बड़ी जीवंत है, चित्रात्मक है। इसे पढ़ते हुए आप अपने को एक बारगी उस पूरी यात्रा में शामिल कर लेते हैं, और किसी भी यात्रा वृतांत का, संस्मरण का और ऐसे संस्मरणात्मक निबंध की सफलता भी यही है कि आप उन संस्मरणों का हिस्सा बन जाएं, आप उस यात्रा के यात्री, सहयात्री बन जाएं, और उसी उनके सैलानी समूह में जैसे आप भी घूम फिर कर आ जाएं, जैसे आपने भी उस प्रकृति का, उन पर्वत श्रृंखलाओं का सुख लिया है, आनंद लिया है, जैसे आप भी एक बार की हिमालय की गोद में पहुंच गए हैं या प्रकृति के बिल्कुल करीब अपने को बैठा हुआ महसूस करते हैं। तो इस तरह से यह निबंध हमें बहुत सारे रोचक, सुरम्य प्राकृतिक वातावरण, परिवेश का परिचय देता है, और साथ ही साथ हमें यह जरूरी संदेश भी देता है कि प्रकृति हमारी अपनी है, प्रकृति हमारी धरा वसुंधरा, हमारी माँ है। वो हमारे वरिष्ठ की तरह, हमारे आत्मीय बड़े जनों की तरह, हमारे रिश्तेदार की तरह दरअसल हमसे बहुत आत्मीयता, बहुत स्नेह, बहुत भावुकता से जुड़ी होती है और हमसे बहुत प्रेम करती है। वह हमारा भला ही भला चाहती है, और हमारी इस भलाई में, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए केवल जरिया नहीं है, केवल साधन भर नहीं है, वो हमारी जरूरी संसाधन है। तो हम जब प्रकृति के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, हम तभी अच्छे बनेंगे, तभी प्रकृति की नज़र में हम अच्छे हैं, जब हम उसकी भी सुरक्षा और उसकी संरक्षण और उसकी परवाह करेंगे, जितना प्रेम और परवाह वो हमें देती है। तो क्या हम भी उस प्रेम को, ममत्व को पाने के लायक बनेंगे? आज जो दुर्दिन देख रहे हैं, हम पर्यावरण देख रहे हैं, जो बुरा समय भुगत रहे हैं, जो वैश्विक आपदा भुगत रहे हैं, दरअसल इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण करने के कारण आज की तारीख में हम बेहद स्वार्थी हो चुके हैं साथियों। बस केवल अपना सोचते हैं, प्रकृति से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। अपने अपनों का हम कब सोचेंगे? जो इतनी आत्मीयता से प्रेम और परवाह हमें परोसती है, उस प्रकृति का कब सोचेंगे? जो हमसे एक वरिष्ठ की तरह, अपने रिश्तेदार की तरह लगाव और अपनापन देती है, उसका कब सोचेंगे? तो दरअसल प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का भी बड़ा सवाल है इसमें। और साथ में हम ऐसा भी करें कि हमारी विराटता, हमारे भीतर जो विराट
सोच है, विस्तार लिए हुए, अपने लिए, अपने अपनों के लिए, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो हमारे अंदर बहुजन हिताय की भावना है, वो कब हम उसके बारे में कब सोचेंगे? क्यों ना हम हिमालय से सीख लें, उसकी विशालता से, विराटता से सीख लें और ऊंचा होने की सोचें, ऊंचा उठने की सोचें। क्योंकि देखिए, सारा खेल ही स्वार्थ का है। अब हम स्वार्थी होते हैं या परोपकारी होते हैं? कैसे हम अपने स्वांतः सुखाय को बहुजन हिताय में तब्दील कर दें, ये बड़ी सोच है, बड़ी चिंता है। और दुख की बात है कि हम जहाँ सांस ले रहे हैं, जिस परिवेश में, हम जिस वृक्ष के इर्द गिर्द बैठते हैं और जिससे हम ऑक्सीजन लेकर जिंदा रहते हैं, हम उसी वृक्ष को का महत्व नहीं समझते। हम उन्हीं पेड़ पौधों को काटते रहते हैं। हम कंक्रीट बसा रहे हैं, हम बड़े बड़े उद्योग खड़ा कर रहे हैं और सब कुछ फैब्रिकेशन में प्रकृति का नाश हो रहा है। यदि महत्व को समझना है और अपनी सांसों को हमें बचाए रखना है, आने वाली संततियों के लिए बहुत सारा ऑक्सीजन बचाए रखना है, तो 1 मिनट के लिए सांस रोक कर देखिए। इस वैश्विक आपदा में आपने सांस का महत्व सबसे ज्यादा समझा होगा। 1 मिनट के लिए सांस रोक कर देखिए और नकार दीजिए कि प्रकृति आपके किसी काम की नहीं है। क्योंकि जहां आप सांस लेते हैं, जिस परिवेश में आप सांस लेते हैं, जिस वृक्ष की वजह से आप ऑक्सीजन पाते हैं, उसका महत्व तो हमें समझना ही होगा। प्रकृति के ऑक्सीजन को, प्रकृति हमारे लिए कितनी जीवनदायिनी है, हम तब समझ पाएंगे। जब भी कोई पेड़ काटता है ना, तो दरअसल ये हत्या से भयंकर अपराध है। क्योंकि ये केवल एक की हत्या नहीं कर रहा होता है, आने वाली समूल प्रजाति की, नस्लों की, तमाम फसलों की हत्या कर रहा होता है। तो काटने के बजाय हम प्रकृति को बसाएं, उसको सुरक्षित करें, संरक्षित करें, उसे बढ़ाएं, उसे बढ़ता हुआ देखें और अपने प्रेम और परवाह को, जैसा वो हमारे लिए महसूसती है, जो अपनापन लगाव वो हमें देती है, हम उसे वापस लौटाएं। ये इसी में प्राण है और इसी में जीवन है। बहुत शुक्रिया। ठेले पर हिमालय दरअसल एक सारगर्भित और बहुत ही सार्थक उद्देश्य लिए हुए निबंध है। बहुत शुक्रिया।